हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल कुछ टॉपिक देखे हुए थे। एक दो आदमी का मैसेज उस पर आया हुआ था कि सर हमको वेक्टर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 11th क्लास में ही आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे सभी कोई। जा कर के पीछे वाले सेशन के 11th क्लास के नोटबुक में वेक्टर जो पढ़ाया गया, आप जहाँ भी पढ़े होंगे वेक्टर पढ़ाया गया है, उस वेक्टर को एक बार अच्छा से फिर से स्टडी कर लेंगे ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की सामना ना करना पड़े। यदि आपका वेक्टर क्लियर नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहना पड़ेगा वेक्टर को लेकर के। बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस वेक्टर पे डिपेंडेंट है, वेक्टर पे आधारित है। तो यदि आप लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो जा करके जरूर एक बार मतलब जो है ना अपने नोटबुक पर अच्छा से कवर कर लीजिए। नहीं तो आप लोग सर्च कीजिए, आपको वेक्टर मिल जाएगा यूट्यूब पे, उसको भी आप चाहे तो पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा अभी। ठीक है बुआ। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट टाइप्स है कूलम्ब्स लॉ का आज लास्ट क्लास है, यानी ये 7वां वीडियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, 7वां लेक्चर है। यानी आज हम लोग चार्ज करने का तरीका जानेंगे, कैसे किसी बॉडीज को चार्ज किया जाता है। यदि कोई बॉडीज अनचार्ज है उसको कैसे चार्ज किया जाता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल देखते होंगे, मोबाइल अनचार्ज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में चार्जर लगा करके मोबाइल के पिन को लगाते हैं तो मेरा मोबाइल चार्ज होना चालू हो जाता है और मेरा मोबाइल धीरे धीरे चार्ज हो जाता है। यानी जो मेरा अनचार्ज पार्टिकल है वो चार्ज हो जाता है। तो उसका क्या वेज है, कितने तरीका से हम लोग किसी अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज कर सकते हैं, वही आज का टॉपिक है, वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्जिंग यानी जो आवेश की तरीका है, आवेश की जो मेथड है वही हम लोग करेंगे। कैसे किसी भी बॉडीज को आवेशित किया जा सकता है, कैसे किसी बॉडीज को चार्जेबल किया जा सकता है, उसके 3 मेथड है। यानी अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज करने का 3 मेथड है। बाय फ्रिक्शन यानी इसको हम लोग हिंदी में घर्षण द्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? बाय फ्रिक्शन यानी घर्षण द्वारा, या इसी को एक और नाम है बाय रबिंग यानी रगड़ करके भी, घर्षण करने नहीं रगड़ना होता है। जब दो अनचार्ज पार्टिकल को हम लोग आपस में रब्ड करते हैं तो रब्ड करने से भी दोनों पार्टिकल पे चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। यानी बुआ, व्हेन टू अनचार्ज पार्टिकल रब टू ईच अदर, व्हेन टू अनचार्ज पार्टिकल, चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं डेफिनेशन। व्हेन टू अनचार्ज पार्टिकल रबिंग टू ईच अदर, then both particles या object, then both particles are charged. Its process be by friction.
और बाई यानी वह जब दो अनावेशित कण को एक दूसरे के साथ रब्ड की जाती है, यानी एक दूसरे के साथ घर्षण की जाती है, तो दोनों पार्टिकल्स पे चार्ज डेवलप हो जाता है, दोनों पार्टिकल चार्जेबल हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही बाय फ्रिक्शन या बाय रबिंग यानी घर्षण द्वारा या फ्रिक्शन द्वारा आवेशन की विधि कहा जाता है। ठीक है, वो इसका हिंदी भी आप लोग लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं। जब दो अनावेशित कण को एक दूसरे के साथ घर्षण कराई जाती है तो दोनों अनावेशित चार्ज आवेशित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा या रगड़न द्वारा आवेशन कहा जाता है। ये हुआ पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड बाय इंडक्शन। क्या हुआ? बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का हिंदी होता है वो प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा क्या होता है? जब कोई वो अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल के करीब लाते हैं, जब कोई अनचार्ज पार्टिकल को, देखिए वो एक अनचार्ज पार्टिकल है, ठीक है, वो ये एक चार्ज पार्टिकल है। जब हम लोग अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल के करीब लेकर जाते हैं, उसमें टच नहीं करते हैं, वो करीब लेकर के जाते हैं, तो ये अनचार्ज पार्टिकल भी चार्जेबल हो जाती है। जो अनचार्ज पार्टिकल है उस पर भी चार्ज आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बाय इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा करते हैं। देखते हैं आप लोग, प्रेरणा से कोई काम की जाती है, उसके कंटेक्ट से नहीं, लेकिन प्रेरणा से। जैसे कि दूसरा कोई बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या होता है ना, उस बच्चे के पेरेंट्स उसका प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं कि देखो वो बच्चा कितना पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहा, सोचो उसके लिए, मतलब उससे कुछ सीखो। तो ये जो प्रोसेस है प्रेरणा का प्रोसेस है, प्रेरणा करके हम लोग काम करते हैं। तो यानी बाय इंडक्शन का मतलब भी वही होता है कि जब दो अनचार्ज, मतलब एक चार्जेबल पार्टिकल को अनचार्जेबल पार्टिकल के पास ले जाते हैं, या एक अनचार्जेबल पार्टिकल को चार्जेबल पार्टिकल के करीब लेकर के आते हैं, तो अनचार्जेबल पार्टिकल भी चार्जेबल हो जाती है। इस प्रोसेस को बाय इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन वो लिख देते हैं हम, व्हेन अनचार्ज्ड पार्टिकल kept at contact नहीं, kept at या kept near charged particle then uncharged particle are charged, then uncharged particle then uncharged particle are charged, then uncharged particle are charged। तब जो अनचार्ज पार्टिकल है वह क्या हो जाता है? चार्ज होता है। इस प्रोसेस को बाय इंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये जो विधि है जिसके द्वारा हम लोग अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज कर रहे हैं, उसको हम लोग वह बाय इंडक्शन मेथड कहते हैं, यानी प्रेरण द्वारा विधि कहते हैं। बाय इंडक्शन मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी हुआ प्रेरण द्वारा विधि, प्रेरण विधि कहते हैं। प्रेरण द्वारा विधि होता है जिसमें हम लोग किसी अनचार्ज पार्टिकल को वह क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वह चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, वो अब थर्ड प्रोसेस है चार्जिंग बाय कंटेक्ट मेथड। चार्जिंग बाय कंटेक्ट मेथड, चार्जिंग बाय
कंटेक्ट मेथड। चार्जिंग बाय कंटेक्ट मेथड यानी संपर्क विधि से आवेशन। संपर्क विधि से आवेशन इसमें क्या होता है बुआ, एक अनचार्ज्ड पार्टिकल होती है और एक चार्ज्ड पार्टिकल होती है। एक अनचार्ज पार्टिकल होती है और एक चार्ज पार्टिकल होती है। जब अनचार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, चार्ज पार्टिकल कांटेक्ट में अनचार्ज पार्टिकल को रखते हैं, तो अनचार्ज पार्टिकल भी चार्ज हो जाती है। इस प्रोसेस को बाय कांटेक्ट मेथड कहा जाता है। व्हेन अनचार्ज पार्टिकल contact with charged particle, then uncharged particle are charged, then uncharged particle are charged, then uncharged particle are charged। यानी जब किसी अनावेशित कण को आवेशित कण के संपर्क में रखते हैं तो अनावेशित कण भी आवेशित हो जाती है। इस विधि को, इस प्रोसेस को हम लोग चार्जिंग बाय कंटेक्ट मेथड कहते हैं। चार्जिंग बाय कंटेक्ट मेथड कहते हैं। ठीक है बुआ, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। हाँ तो बुआ फिर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। यदि दो वेक्टर पोजीशन वेक्टर के रूप में दिया हो, पोजीशन वेक्टर पहले ही बता दी बुआ, यदि वेक्टर आपका क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहला बात होगा कि वेक्टर क्लियर करना। यदि आप लोग चाहे तो हम एक नेक्स्ट वीडियो 10-15 मिनट का बना करके डाल सकते थे, आप लोग की इच्छा हो तब कि सर वेक्टर से भी एक जो है ना वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो वेक्टर का भी एक वीडियो अपलोड हो सकता है, लेकिन पढ़ाया गया है। तो पोजीशन वेक्टर इन टर्म जो ना फोर्स बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, फोर्स बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। आज अभी हम लोग का यही टॉपिक है, फोर्स बिटवीन टू वेक्टर, फोर्स बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। फोर्स बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। दो आवेशों के बीच बल, दो आवेशों के बीच बल स्थिति सदिश के रूप में, स्थिति सदिश के रूप में फोर्स बिटवीन टू वेक्टर इन टर्म ऑफ दियर पोजीशन वेक्टर। यानी स्थिति सदिश के रूप में दो आवेशों के बीच का बल हम लोग कैसे निकालते। देखिए वो स्थिति सदिश आप लोग को जरूर पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा उसमें और क्लियर करेंगे हम। ए बुआ को प्लेनर हो गया, ए एक्स, ए जेड, ए वाई। ठीक है बुआ, इसको हम लोग ओ बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2।
Q1 से Q2 के बीच का दूरी वो r आप लोग जान रहे हैं। Q1 ओरिजिन की रिस्पेक्ट में किसी भी सदिश को निरूपित करते ना, उसी को स्थिति सदिश कहा जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष में किसी भी सदिश का निरूपण स्थिति सदिश कहलाता है। बताया गया है वो आप लोग को। ये R1 और एक क्या हुआ, एक क्या है R2 है, ठीक है। वो ये R1 है और एक क्या है R2 है। ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है। इसको A मान लीजिए, वो इसको B मान लीजिए। दिस 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 यानी वो फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, यानी इधर F21 फोर्स इधर लग रहा है, ये इस पर फोर्स लगाया वो F12 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ड्यू टू चार्ज Q2 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। देखना है वो आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यानी यदि हम लोग F12 फोर्स की बात करें, F12 फोर्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं वो फोर्स, यदि देखिए हम F12 फोर्स देखें, F12 इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² हो जाएगा ना वो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि है डाउट। R² इंटू R21 यूनिट वेक्टर। हम कल है कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ में इस चीज़ को क्लियर कर दिए। यानी वो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी जो इक्वेशन हम लोग इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, यानी द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज द एबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज क्या हुआ, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R3 इंटू R21 यूनिट फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं ना, वो आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। एक बार देख लीजिए, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो एक बार देखिए तो इसको शुरू से 2 सेकंड का समय दे रहा है आप लोगों को देखने के लिए, जल्दी वो देखिए तो होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखने वाली बात है वो। यानी आप वो देखिए तो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ डिस्टेंस थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है वो, ठीक है, लाइट को लेकर के। फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ एडिशन, फ्रॉम TRIANGL ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन वो हम आपको बताए हुए थे। वेक्टर एडिशन में पहला सदिश के हेड से यदि दूसरा सदिश के टेल को मिला दिया जाए, पहला सदिश के हेड से दूसरा सदिश के टेल को मिला दिया जाए, तो पहला सदिश के टेल से दूसरा शरीर के हेड को मिलाने वाला लाइन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाता है। लॉ ऑफ वेक्टर ऑफ एडिशन में आप लोग देखे हैं कि यदि 2 सदिश का एडिशन करना है तो पहला सदिश के हेड से दूसरा सदिश को टेल को मिला दीजिए और दूसरा सदिश के टेल से पहला सदिश के हेड को मिला दीजिएगा, तो वो जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वही दोनों सदिशों का योग सदिश कहलाएगा, दोनों सदिशों का वेक्टर सम कहलाएगा, है ना वो। तो देखिए तो यहाँ पे OB
प्लस ए बी इक्वल टू ओ ए, ओ बी प्लस ए बी इक्वल टू ओ ए। सो सिंस देख सकते हैं, वो दिखाई दे रहा है ना आप लोग, नहीं दिखाई दे रहा ना, सिंस आप लोग देख रहे हैं, सिंस ए बी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी लिख सकते हैं। ए बी क्या है वो, ए बी आर इक्वल टू ओ ए क्या है वो आप लोग देख रहे हैं, ओ ए क्या है, तो ओ ए है R1 है ना वो ओ ए, हाँ ओ ए R2 ओ बी क्या है वो R1, R2 माइनस R1, R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी ये पोजीशन वेक्टर है। R क्या है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आप लोग याद भी रखे होंगे। अब वह यहाँ पे हम लोग चाहे तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होना। तो यानी ये जो R आपको दिखाई दे रही है, ये R, इस R के जगह पे आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं वो R इंटू R21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R2 माइनस R1। कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मतलब पोजीशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड के आधार पर हम इसको सोल्व करेंगे, है कि नहीं वो। तो R इंटू R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। फर्स्ट इक्वेशन में R की जगह पे, यानी सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन नहीं है वो, सेकेंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देना है वो, तो F12 इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई RQ, डेट मीन्स R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R इंटू R21, R इंटू R21, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। इसी को हम लोग चाहे हुआ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। इस तरह भी हम लोग चाहे तो वो लिख सकते हैं, कोई डाउट वो इसमें नहीं होना चाहिए, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो कल हम आप लोगों के पास कुछ न्यूमेरिकल का सेट भेजे हुए थे, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बना लेंगे और कुछ न्यूमेरिकल बचेगा तो हम लोग कल है उसको बनाएंगे, ठीक है वो। तो यानी पहला न्यूमेरिकल क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल, एक पॉलीथीन का पीस है, यानी एक पॉलीथीन है जिसको वूल के साथ रब्ड किया जाएगा। तो जब वो वूल के साथ रब्ड किया जाएगा तो यहाँ पे ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना वो चार्ज होंगे, ये दोनों पार्टिकल क्या होगा वो चार्ज होगा। ये चार्ज होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक से निकल के वूल पर जाए, या हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन वूल से निकल करके प्लास्टिक पर आए। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electron transferred from wool to polythene, यानी वूल से पॉलीथीन पर कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। यानी यहाँ पे आपका चार्ज तो दिया हुआ है, Q तो दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बनने वाला एक क्वेश्चन है, यानी वो Q
इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम और n इज इक्वल टू व्हाट, n निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वी नो हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फार्मूला होता है NE, यानी वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। कूलम कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू n, यानी बुआ a इसको काट देगा और कितना मरतबे काटेगा तो 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। इतना ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उल से पॉलीथीन पे गई। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब चलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन एयर। यानी वो क्वेश्चन कर रहा है कि दो छोटा चार्ज स्फीयर है, दोनों चार्ज स्फीयर एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर हुआ, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है। दोनों चार्ज एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर है। यानी जो पहला चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। दूसरा का है, पहला का है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। और इस दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड बताना है। यानी सबसे पहले जो दिया हुआ Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर कहने का मतलब हो गया हुआ 0.3 मीटर, 0.3 मीटर R हो गया हुआ। अब F निकालना है तो हम लोग जानते हैं वो F बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन R स्क्वायर 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है बुआ, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। यानी इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 टू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 14 अपॉन 0.3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0.3 का स्क्वायर हुआ, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डेसिमल उड़ेगा तो 10, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा वो 9 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा 6 इंटू 10 के पावर 9 टू 11 माइनस 3, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। यही हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। आप लोग देख पा रहे हैं वो, चलिए ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब जान है क्वेश्चन में, अच्छा खासा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, हाँ तो वो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऑन 3.11 ग्राम कॉपर पेनी। यानी वो 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, मास ऑफ ए कॉपर पेनी, एम जो है ना एम, वह बुआ दिया हुआ है 3.11 ग्राम मास दिया हुआ है आपको। ठीक है बुआ,
उसके बाद है कॉपर पेनी। गिवन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गिवन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है वो 6.02 इंटू 10 के पावर 23, एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर, कॉपर का बुआ एटॉमिक नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड बराबर 29 है, ठीक है बुआ। और उसका मास भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 है, ठीक है बुआ। अब कह क्या रहा है, इसके बीच में फोर्स जो लग रहा है उसी को कैलकुलेट करना, यानी कितना ये चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वही बताना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, तो आप लोग जानते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि एटॉमिक मास दिया, एटॉमिक नंबर दिया हुआ, आदि वगैरह दिया हुआ है, तो क्लास 9th में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने के लिए, निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं। यदि नहीं भी पढ़े हैं तो हम आपको बताए हुए हैं, उसमें नोट्स में लिखा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू n बाई ए इंटू एम। तो n इज इक्वल टू हुआ, n क्या है 6.02 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन ए क्या है हुआ 63.5 इंटू एम जो है वो 3.11 ग्राम, सब कैंसिल हो जाएगा, नंबर है, नंबर का यूनिट लेस होता है ना। तो यानी वो नंबर कहने का सेंस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे वो, तो कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट जो प्राप्त होगा वह यही प्राप्त होगा 2.9 इंटू 10 के पावर 2.9 इंटू 10 के पावर 22, ठीक है ना वो 2.9 इंटू 10 के पावर 22, यानी 2.9 पे पता है, लेकिन हम लोग 2.9 इंटू 10 के पावर 22 है। अब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स निकालना है वो आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा 2.9 इंटू 10 के पावर 22 इंटू 29, यही हो जाएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n स्मॉल n इज इक्वल टू आपका यही हो जाएगा 2.9 इंटू 10 के पावर 22 इंटू 29। अब वो आपको क्वांटाइजेशन निकालना है, क्यू बराबर NE, यानी 2.9 या 2.95 लगभग इंटू 10 के पावर 22 इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। देख रहे हैं वो आप लोग। अब इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.37 इंटू 10 के पावर 5, तो हम करके रखे हुए हैं, तो 1.37 इंटू 10 के पावर -5 कूलम, यानी आप लोग भी करेंगे तो वहीं आएगा, हम करके पहले से +5 कूलम, जब क्वेश्चन सेट किया तो करके हम अपना रख लिए थे 1.37 इंटू 10 के पावर 5 कूलम हो जाएगा, ठीक है वो। तो चलिए आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखें, फिर हो सकता है तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे।